हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन करवा रहा था और मैं बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता दिया था ऑलरेडी, और हम लोग बहुत सारा चीज़ें सीख लिए थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो ये नेक्स्ट पार्ट आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का ही है। तो पहले हम हेड डाल रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों, जो पिछले क्लास में हमने आप लोगों से डिस्कस किया था कुछ रिएक्शन का टाइप, जिसमें हमने सिंगल रिएक्शन कर लिया था। हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे थे, जिसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो दो सब टाइप था हमारा रिएक्शन का, वो कर रहे थे। उसमें हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लिया था और रिएक्शन करके एक एक्टिविटी भी देखा था, और उस पर बेस्ड जो रिएक्शन था वो भी किया था और वो भी समझने की कोशिश किया था। अब इस क्लास में हम लोग ये समझते हैं कि नेक्स्ट सब टाइप जो था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख लीजिए। तो आज हम लोग यहाँ शुरू करते हैं और हेडिंग डालते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेस पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट। पिछले क्लास में सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था? सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट था वो क्या कर रहा था? लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर रहा था। तो लेकिन यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ भी रिएक्शन ब्रेक होगा, ऐड होगा। रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्टेंट एक दूसरे को ब्रेक करेगा और एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो आगे इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप ए बी, इस तरह से मान के समझते हैं इक्वेशन को हम लोग। इस तरह से मान लो अगर आपका ए बी है प्लस बी सी है, ठीक है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा? मान लो ए ब्रेक हो गया और बी ब्रेक हुआ, ये अलग अलग हुआ। बी ब्रेक हुआ और सी ब्रेक हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसको अलग कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये सी डी है, ठीक है। तो ये सी डी में ब्रेक हो गया। तो अब क्या कर रहा है? ये ब्रेक हो गया। अब ए सी से कंबाइन हो रहा है, बी डी से ब्रेक हो रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है? बी से डिस्प्लेस हो रहा है क्या? डी। तो ए से क्या हो जाएगा? डी रिप्लेस हो गया। मतलब क्या हो रहा है? डिस्प्लेस, डबल हो रहा है डिस्प्लेस। अब इसमें सी से ये डी जुट गया, उससे बी जुट गया आपको डी से। मतलब इसमें देख रहे हो ना कि जो कंपोनेंट्स पहले से था हमारा रिएक्टेंट में, वो क्या हो रहा है? ब्रेक होकर के एक दूसरे से जुट रहा है। मतलब डबल एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डबल एलिमेंट क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे आपका इसमें एक्टिविटी बुक में, जब आप एक्टिविटी ध्यान दोगे बुक में, एक्टिविटी 1.0 पे 1.10 पर जाओगे तो इसमें एक्टिविटी क्या गया है? इसमें इस एक्टिविटी में दो बीकर लिया गया है। एक ये बीकर हो गया एक, और एक दूसरी बीकर यहाँ ले लो इस तरह से, ठीक है। और एक बीकर में मान लो इसको टेस्ट ट्यूब ए बोल लेते हैं, ए, इसको टेस्ट ट्यूब बी मान लो। तो अब टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या किया?
सॉल्यूशन लिया बेरियम क्लोराइड का। अब इसमें एक सॉल्यूशन लिया गया है जिसका बेरियम क्लोराइड नेम है। कोई दिक्कत? और इस वाले टेस्ट में इस वाले टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट लिया गया। ये है आपका, इसमें एक सोडियम सल्फेट लिया गया है। इसमें आपका सॉल्यूशन क्या लिया गया है? बेरियम क्लोराइड। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या बन रहा है? तो इसमें क्या रिएक्शन क्या हो, दो तरह के आपको प्रोडक्ट मिलेगा। पहला प्रोडक्ट क्या हो मिलेगा? पहला प्रोडक्ट हमें मिल रहा है बेरियम सल्फेट। दूसरा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से आपने बेरियम क्लोराइड लिया था और सोडियम सल्फेट लिया था। यहाँ पे देखो जो नेम है आपका, एक बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम तो मिला, इधर से सल्फेट आके इसमें जुट गया, इधर क्लोराइड था और इसमें क्या था, हमारा सोडियम था। सोडियम हमारे पास क्या क्लोराइड चला गया। तो इस तरह से क्या हुआ, दो न्यू कंपोनेंट्स का, दो न्यू सब्सटेंसेस का हमें फॉर्म मिला। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन क्या हुआ? इसमें देखो रिएक्शन जो हुआ आपको, हमने पहले क्या लिया था, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4। ये हमारा किस फॉर्म में होता है? एक्वस फॉर्म में होता है। प्लस किसके साथ मिलाया हमें? BaCl2। ये टेस्ट ट्यूब ए में था और ये टेस्ट ट्यूब बी में था। इस दोनों को मिक्स किया तो उसके बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिला? हमें प्रोडक्ट मिला BaSO4 और NaCl। बट हमें रिएक्शन हमेशा किस फॉर्म में लिखना है? बैलेंस फॉर्म में, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, और इसका इंफॉर्मेशन देना है था, ये एक्वस है, ये हमारा क्या हुआ? एक्वस सॉल्यूशन है। तो BaSO4 में हमारा क्या हुआ? जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट हमें सॉलिड में मिलता है। ठीक है, ये हमारा एक्वस है। इस तरह से आपका रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसको लिख लो मिटा करके। आप लोग लिख लिए ना? चलो अब मैं हटा दे रहा हूँ उसको। तो इस वाले रिएक्शन में क्या हुआ? डबल एलिमेंट से क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो हमने एक्टिविटी 1.10 में किया उसमें क्या हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो अगर इसको डेफिनेशन में लिखना होगा, लैंग्वेज फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि हमें तो हमारे लैंग्वेज फॉर्म में देना है एग्जाम, पेपर में जाएगा, हमें लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है ना, इसके लिए हमें लैंग्वेज लिख लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन, द लिख लो, द रिएक्शन इन विच क्या हो रहा है। अब जब जब रिएक्शन हमने सीखा तो वो खुद से लिख सकते हैं ना। इन विच क्या कर रहा है? टू डिफरेंट एलिमेंट्स, टू डिफरेंट आयंस बोल सकते हैं उसमें, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, आयनिक फॉर्मेशन, आयनिक जो फॉर्मेशन की वजह से जो गैसेस बनती है या प्रोडक्ट मिलता है, डबल डिस्प्लेसमेंट का वो एग्जाम्पल होता है एक तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या करता है? टू डिफरेंट आयंस, डिफरेंट आयंस और ग्रुप्स of atoms in the reactant
reactant molecules are displaced by each other. ठीक है, तो लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या लिखता है, जो रिएक्शन होता है, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर। जो हम डिस्प्लेस करता है एक दूसरे को, वो कैसे करता है, पहले हमारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ब्रेक होता है, किस फॉर्म में होता है, आयनिक फॉर्म में होता है। फिर क्या होता है, एक दूसरे को क्या करता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लिख लो इसमें। और देखो, इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, ये हमारा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और प्रोडक्ट जो मिलता है हमारे, इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोला जाता है। देखो, आप आगे वाला रिएक्शन में हम समझते हैं ये कैसे प्रेसिपिटेट कर रहा है। आपको इतना दिमाग में रखना है कि प्रेसिपिटेट जो होता है, जब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण कोई चीज़ इवॉल्व होता है किसी रिएक्शन से, उसको प्रेसिपिटेट मिलता है। आपको प्रेसिपिटेट ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसेस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो इस वाले रिएक्शन में हमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से हमारे प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ड्यू टू आयनिक फॉर्म। अब आयनिक फॉर्म का एक एग्जांपल अगर पूछ दिया कि आयनिक फॉर्म जो होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशंस, यह एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल भी है। मान लो सपोज दैट एक रिएक्शन आपको करवा रहे हैं, जो आपको बुक में नहीं है, फिर भी करवा रहा हूँ। आपका AgNO3 ले लो, ठीक है, जिसको सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। इसी तरह से सेम वे में करते हैं रिएक्शन। और NaBr, ये आपको AgBr देगा और प्लस NaNO3 ये देगा एक्वस। तो ये हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये हमारा सोडियम ब्रोमाइड है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये AgBr क्या है हमारा, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड ये हमारा येलो PPT होता है। और ये हमारा सोडियम नाइट्रेट है, लिख लो नाम। ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आपको मैंने बताया था कि AgNO3 NaBr आपस में क्या होता है, ब्रेक होता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है, और ये क्या होता है, एक दूसरे से रिएक्शन करके एक बना लेता है AgBr, एक नया प्रोडक्ट जो हमारा जनरेट होता है। ये क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है। ये सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, येलो PPT होता है, ये जमा हो जाता है नीचे। और NaNO3 एक्वस दे देता है। ठीक है, लिख लो। देखो, हमने पहले रिएक्शन जो किया था, आपको इस तरह से आपको आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो, Na2SO4 आपका एक एक्वस लिया था हमने टेस्ट ट्यूब A में। जो रिएक्टिविटी आपके बुक में है उसी रिएक्शन को चलते हैं एग्जाम्पल लेकर के।
और BaCl2। ठीक है, ये हमारा एक्वस है। जब ये रिएक्शन किया था तो हमें BaSO4 मिला था और प्लस 2NaCl। और ये BaSO4 जो मिला था हमें, ये बेरियम सल्फेट था। और ये बेरियम सल्फेट हमारा क्या है, पीपीटी है, प्रेसिपिटेट है। अब ये प्रेसिपिटेट कैसे होता है, आपको पहले बताया गया है कि प्रेसिपिटेशन वो होता है जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, कोई प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ये सॉलिड फॉर्म में हो सकता है या गैस फॉर्म में हो सकता है। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें जो वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 मिल रहा है, हमें क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है किसके किसके बीच, जो हमें SO4 माइनस इधर मिल रहा है था, देखो Na प्लस में टूटता है और SO4 हमें, ये जब NO2SO4 ब्रेक होता है रिएक्शन में तो ये Na प्लस और SO4 2 माइनस में टूटता है। ठीक है, तभी तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, 2 इस पे चला जाता है, Na का +1 जो होता है इस पे चला जाता है, तभी तो ये NaSO4 बनता है ना, इस तरह से। तो अब ये Na2SO4 जो हमारा बन रहा है, Na2SO4 ब्रेक हो गया, Na प्लस SO4 माइनस दे रहा है। इसी तरह से BaCl2 जो टूटता है तो Ba2 प्लस और Cl2 माइनस। ठीक है, इस तरह से ब्रेक होता है। तो अब क्या हो रहा है, आपको बताया क्या है कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अब देखो ये +2 -2 के साथ रिएक्शन कर लिया तो ये क्या बना लिया, BaSO4। अब ये क्या हो रहा है आपको, इसके वजह से हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, और NaCl2 आपको अलग मिल गया, 2NaCl। तो ये क्या हो रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट जो मिल रहा है आपको बेरियम सल्फेट का, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से मिला ना, जो आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिला। ठीक है, तो आपका ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल था। मैंने एक्टिविटी करवा दिया, रिएक्शन करवा दिया और समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम नोट्स लेते हैं इस पर कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नोट्स क्या एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। दोस्तों मेरे थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेहनत करता हूँ, आप लोग भी सब्सक्राइब कर दो एक बार। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, हमें हिम्मत मिलती है, कोई भी चीज़ मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। देखो एक रिएक्शन लिख लो पहले, नोट करके लिख लो। जो द रिएक्शन इन विच एसिड और एसिडिक ऑक्साइड जो होता है, एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ बेस और बेसिक ऑक्साइड। ये जब एसिड बेस पढ़ाएंगे ना उसमें क्लियर कर देंगे, फिलहाल अभी इतना लिख लो क्योंकि आपके बुक में ये लिखा हुआ था, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर।
ठीक है, आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जब हम वहाँ पढ़ेंगे ना एसिड बेस साल्ट का, जब तो क्या होगा, एसिड और बेस मिलकर ये क्या हुआ साल्ट बनाता है, तो इस वजह से इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल कहते हैं, जो हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इट्स कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बाद में जब आप एसिड बेस और बेस साल्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, तो उसमें आपको ये रिएक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या रिएक्शन हो गया, मैंने कहा था द रिएक्शन इन विच एसिड और एसिडिक ऑक्साइड। तो हम एसिड और एसिड ऑक्साइड लेते हैं 2NaOH, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस एसिड और एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ बेस और बेसिक ऑक्साइड्स, या तो बेस होगा या तो बेसिक ऑक्साइड्स होगा। तो हम H2SO4 के साथ, H2SO4 क्या है हमारा एसिड है, और NaOH क्या है हमारा बेस है। ये हमारा बेस है, ये हमारा एसिड है। बेस और एसिड मिलकर क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी एलिमेंट्स का, मेटल का क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, Na2SO4 प्लस H2O। ये आपको हम रिएक्शन जब वहाँ पे जो करवाएंगे एसिड बेस और साल्ट, तो आपको वहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म भी दिया जाएगा, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो आपका इस तरह से आप डबल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हुआ, खत्म हुआ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट खत्म हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग का आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, जो कि आपके बुक का 1.2.5 है, जो क्या है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। तो हेडिंग डाल लो 1.2.5, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम एक एक करके पहले पढ़ेंगे, पहले ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपको ऑक्सीडेशन का अगर आप पूछा कोई ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। रिडक्शन मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला डेफिनेशन ऐसे याद कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड होना, रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब एक एक्टिविटी है आपका, एक्टिविटी आपका 1.11 चलो, एक्टिविटी 1.11 में बोल रहा है आपका इस तरह से आपका एक ठीक है, ये ले आ गया, ये चाइना डिश है। ये मान लो आपको कोई टेबल है, इस पे रखा हुआ, इसको बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। इस पे रखने वाला ये हो गया आपका वायर गेज। ट्राइपॉड स्टैंड इसलिए बोलते हैं, इसमें 3 स्टैंड तक का बना होता है, इसलिए इसको ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जाली टाइप का होता है, आप देखे होगा ना कहीं पे लिट्टी चोखा पकाते हुए, इस तरह का जाली का बना होता है, और इस पे रखते हैं कोई भी चीज़ हीट को गर्म करने के लिए। ठीक है, और इसको बर्नर बोल, नीचे से बर्नर लगी हुई है एक, इसमें पाइप से जुड़ी हुई है। अब क्या हुआ, इधर इसमें गैस ऑन करके बर्नर जल रही है, और इसमें हमने क्या किया, चाइना डिश बोलते हैं इसको, चमकता है ये चाइनीज, ये चाइना डिश हो गया। अब इसमें हमने कुछ रखा हुआ है, क्या रखा है, कॉपर का पाउडर। इसमें कॉपर का पाउडर लिया हुआ, और इसको गर्म कर रहे हैं हम लोग।
तो देखो ये हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझने की कोशिश करते हैं, वो एक्टिविटी हमारा 1.1 है। इसमें क्या किया है, चाइना डिश को क्या क्या हीट करना शुरू करते हैं। इसमें 1 ग्राम के आसपास क्या है, कॉपर का पाउडर लिया गया है और इसको गर्म करते हैं जैसे ही, और एब्जॉर्ब करते ही क्या हुआ, जब गर्म करना शुरू करते हैं तो इसमें क्या रिएक्शन मिलता है आपको। मान लो आपने क्या लिया, Cu लिया था, ठीक है, और प्लस हमारा एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो O2 मिल गया। और जब इसको हीट करते हैं, आपको बताया गया था जो भी एरो के ऊपर होता है वो क्या होता है, उसके प्रेजेंस में होता है रिएक्शंस, और आपका ये क्या मिल रहा है, 2CuO मिलता है। ये लिख लिया। Cu जब कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। और जब इस कॉपर ऑक्साइड को फिर से गर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है, इस कॉपर ऑक्साइड को प्लस हाइड्रोजन के प्रेजेंस में फिर से गर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है, Cu प्लस H2O। तो अब देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम सेपरेट करके पढ़ेंगे, पहले हम सिर्फ ऑक्सीजन पढ़ते हैं फिर रिडक्शन पढ़ते हैं। तो ये वाला रिएक्शन हमने कॉपर को गर्म करके कॉपर ऑक्साइड मिला था हमें, ठीक है। अब देखो इसका कुछ डेफिनेशन होता है तो वो लिख लेते हैं, क्योंकि हमें थ्योरी फॉर्म में देना है एग्जाम पेपर, तो हमारा क्या वो थ्योरी में होगा ना। एक्टिविटी 1.11 हो गया हमारा, इस तरह से हुआ था। अब देखो एक करके उठाते हैं, ऑक्सीडेशन के पहले करते हैं। पहले ऑक्सीडेशन करते हैं, इस ऑक्सीजन द्रव इसमें लिख लो, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एडेड कहाँ पे, टू अ सब्सटेंसेस। मतलब ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में ऐड होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सिंपल आपको अगर कोई पूछ दिया कि ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या है तो आप बताना क्या है, जो ऑक्सीजन ऐड होता है किसी सब्सटेंस में क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और में लिख सकते हो दूसरा इससे का लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस अगर आपको और थोड़ा सा अच्छे वे में लिखना है, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है टू फॉर्म अ सब्सटेंस, ठीक है। और थोड़ा सा बढ़िया वे में लिख लें तो इसको क्या होता है, प्रोसेस जो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम ऑक्सीजन को किसी सब्सटेंस में ऐड करते हैं, या क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, या क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो होता है किसी सब्सटेंस से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है किसी प्रोसेस में। द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका 3 तरह का डेफिनेशन हो गया। और लिख लो, जो ऑक्सीडेशन का पहला डेफिनेशन हो गया, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू सब्सटेंस, उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन एडेड होता है, द प्रोसेस। और में दूसरा डेफिनेशन हो गया एक तरह के, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव टू फॉर्म सब्सटेंस, अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है और एक सब्सटेंस फॉर्म होता है तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन है, या प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लिख लिए। अब इसका एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन नहीं होगा तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ये तो आपका लैंग्वेज फॉर्म में हो गया, और फिर लैंग्वेज फॉर्म के बाद क्या सीखते हैं हम, वर्ड इक्वेशन सीखते हैं,
फिर क्या सीखते हैं, उसी का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो हम तीन स्टेप में कोई भी चीज़ को सीखते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन में सीख रहे हैं कुछ। तो पहला मैंने बताया था एक एग्जाम्पल, जो हमने एक्टिविटी किया था वो तो लिखवा दिया। दूसरा एक और लिख लो, इसी तरह से H2S प्लस O2 जब रिएक्शन करता है तो हमें 2S प्लस 2H2O मिलता है। ठीक है, तो आपको बताया गया ऑक्सीजन जब किसी एलिमेंट्स में एडेड हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब क्या हो रहा है, H2S और O2, यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं, इस तरह से रिएक्शन मिलता है हमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2S और O2 को क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट का ये सिंबल है। तो अब क्या हुआ, हाइड्रोजन और सल्फर अलग हो रहा है यहाँ से। हाइड्रोजन रिमूव होना तो आपको पता है ना कि हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 और S में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। जब गर्म करना शुरू किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो सल्फर और हाइड्रोजन क्या हुआ, अलग होगा दोनों, और सल्फर अलग हो के आपका इधर मिल गया, और ऑक्सीजन जो है आपको H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, वाटर बना लिया। तो कंप्लीटली रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हुआ ना। ठीक है, और मैं अगर और आपका तीसरा एक डेफिनेशन बताया है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या, मान लो अगर Zn है आपके पास, इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाता है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, Zn का ऑक्सीडेशन हो गया। तो यही तो डेफिनेशन है। अगर आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हो, या ऑक्सीजन एडेड हो इनटू द सब्सटेंसेस, या एक प्रोसेस हो गया किसका, ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम रिडक्शन का भी सेम डेफिनेशन लिखेंगे और इसका एक दो रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो रिडक्शन यहाँ पे लिख लो। इसी तरह से रिडक्शन का क्या हो, डेफिनेशन लिख लो, द प्रोसेस। अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट रिडक्शन होगा। उसमें ऑक्सीजन एडेड हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा। उसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा था, रिमूव होगा, इसमें क्या होगा, एडेड होगा। उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, रिमूव होगा, यहाँ पे एडेड होगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल वे में लिखते हैं, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन रिमूव। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन ऐसे लिखो, हाइड्रोजन वहां पे तो रिमूव हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, एडेड होगा। और तीसरा में लिख लो, और इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडेड हो रहा है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब इस पे क्या करता है, एक रिएक्शन भी तो लिखना पड़ेगा ना। ये आपका लैंग्वेज फॉर्म हो गया या सेंटेंस फॉर्म बोल लो। फिर इसका वर्ड इक्वेशन बन जाएगा, वर्ड इक्वेशन बन ही गया, फिर क्या बन जाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन, जो हमारा वर्ड और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल लिख लो जिसमें हम क्या करवा रहे हैं, आपको ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे। तो आपको KClO3 एक गैस है, हमारा सॉलिड है। इसको जब हीट करते हैं तो आपका KCl मिलता है प्लस 3O2 गैस मिलता है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, जो हमारा KClO3 था, ये सॉलिड था, इसको गर्म किए तो आपका एक KCl मिल गया, और O3 इससे क्या हुआ, अलग हो गया। और इसको बैलेंस करना जरूरी होता है, आपको बताया गया था पहले ही कि मास और लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को क्या करता है, फॉलो करता है। इसलिए हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है, क्योंकि जितना रिएक्टेंस में नंबर ऑफ एटम होगा, प्रोडक्ट में ही उतना ही होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारा, नंबर ऑफ एटम जो क्या हुआ, लॉस, रिएक्शन में लॉस नहीं होता, वो रिएक्शन में ही अवेलेबल होता है। इसलिए बैलेंस करना हमें जरूरी होता है। इसमें क्या हो रहा है, आपको इस वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन अलग हो गया,
हमारे पास ये सब्सटेंस था, बाद में रिएक्शन होकर KCl मिल गया और O2 अलग हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या बताया था आपको, हाइड्रोजन एडेड। ऑक्सीडेशन में हमारा हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा था, बट इसमें क्या होगा, हमारा एडेड होगा। अगर Na सोडियम को हाइड्रोजन के साथ अगर गर्म करते हैं तो हमें सोडियम NaH मिलता है, जिसका नेम हो गया आपका सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर ले 2NaH2। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एडेड हो गया, आपका डेफिनेशन मिल गया। और तीसरा हमारा था, और वाला ही चलते हैं, कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। अगर Zn लिया गया, इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था ऑक्सीडेशन में, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन डाल करके इसको हीट कर देंगे तो आपस से वापस हमें क्या मिल गया, जिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो गया किसका, रिडक्शन का। ठीक है, लिख लो। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक थोड़ा सा छोटा सा नोट लिख लेते हो। और नोट्स में ये लिख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन होता एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन और ऐड हो रहा है। इस प्रक्रिया को आप ऑक्सीडाइज भी बोलते हैं। जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो हम ऑक्सीजन ऐड किए तो ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, रिमूव किया तो रिडक्शन बोल रहे हैं। इस प्रोसेस को या तो ऑक्सीडाइज बोलते हैं या तो रिड्यूस्ड बोलते हैं। ठीक है, तो एक नोट लिख लेते हैं हम, और नोट में ये लिखते हैं इफ सब्सटेंस, क्योंकि हमें लैंग्वेज फॉर्म पेपर देना है इसलिए हर एक चीज़ लिखना जरूरी है। ठीक है, तो आप भी नोट्स बनाते चले जाओ। और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, प्लीज़ कर दो यार, क्योंकि आप लाइक शेयर करेंगे तभी मुझे ताकत मिलेगी। अब देखो, जब सब्सटेंसेस गेन करता है क्या, ऑक्सीजन, ड्यूरिंग रिएक्शन it is called to be oxidized। अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑक्सीडाइज क्या है तो आप क्या बोलेंगे, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इस तरह से लिख लो, जब कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज बोलते हैं। और अगर रिडक्शन क्या पूछ दिया तो इफ अ सब्सटेंस, सेम उल्टा लिखना है, इफ अ सब्सटेंस, आप थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग कर रहे, आप तो थोड़ा सा लिख लेना सही से, OXYGEN, ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इफ सब्सटेंसेस लॉस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, it is said to be reduced। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन खत्म हुआ। आपका एक एक्टिविटी करवाया गया था 1.11। अब देखो, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हम कंप्लीट पढ़ रहे हैं कि क्या होता है ऑक्सीजन रिडक्शन, क्या होता है उसका मैंने डेफिनेशन पढ़ लिया, रिएक्शन पढ़ लिया। ठीक है, तो सारा नॉलेज हमें मिल गया, ऑक्सीडाइज क्या होता है, रेड्यूस्ड क्या होता है, वो मुझे पता चल गया। तो अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, हमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है तो उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आप नेक्स्ट चलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ, क्योंकि ये आप चैप्टर ऑलमोस्ट हमें खत्म ही होने वाला है। तो हेडिंग डाल लो रिडॉक्स रिएक्शन का।
रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन यही होगा कि जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, आपको बताया गया ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट हमारे पास है, नॉलेज है, तो अब हम ये पहचान सकते हैं किसी भी रिएक्शन में आसानी से कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिड्यूस रिएक्शन बोलेंगे। अगर ये दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी रिएक्शन में हो रहा है, तो उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, those reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously are called redox reaction। लिख लिया? चलो, इसमें कोई समझने में दिक्कत है? डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, एक रिएक्शन लिखते हैं हम इजी में, मतलब एग्जांपल एक लिख लेते हैं आपका। जैसे इस तरह से हमने हमें कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया था, तो आपको कॉपर ऑक्साइड मिला था, याद है? तो उसमें क्या हो रहा था, कॉपर और ऑक्सीजन मिला था, फिर उस कॉपर और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया था, तो हमें क्या मिल रहा था, Cu प्लस हाइड्रोजन वाटर मिल रहा था। तो ये हमने रिएक्शन सीख लिया है। अब इस एग्जाम्पल को यहाँ पे लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो मान लो हमने CuO लिया प्लस इसको हाइड्रोजन लिया, इसको हीट किया, जब हीट किया तो आपको Cu मिला प्लस H2O मिला। ठीक है, अब देखो इसमें Cu है हमारा, क्या है, कॉपर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और ये हमारा तो हाइड्रोजन पता ही है सबको, ये कॉपर पता है, इसी भी इसका पता नहीं था, कॉपर ऑक्साइड। अब देखो कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, हमें सिर्फ Cu मिल रहा है। मतलब जो Cu कॉपर ऑक्साइड था, ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्साइड हट गया, सिर्फ हमें Cu मिला। तो मतलब ऑक्सीजन का हटना ये क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूव होना मतलब रिडक्शन होता है। तो ये तो आपको पता है, डेफिनेशन में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सॉरी। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से क्या हुआ, ऑक्सीजन जुट गया। जब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुट गया तो अब क्या हुआ, मतलब ऑक्सीजन एडेड हो रहा है, और जब ऑक्सीजन एडेड होगा तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन में एक ही रिएक्शन था जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इस कंप्लीट रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग लिखते जाओ प्लीज, नोट बना दो। नोट बनाएंगे तो क्या होगा, बाद में कभी रिकॉल अपना कर सकते हो। ऐसे समझाने के लिए मैं तो हर चीज़ समझा सकता हूँ। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना आप, मैं समझाने की पूरी तरह कोशिश करूँगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो हमारा एक और रिएक्शन ले लो, MnO2। जब ये रिएक्शन ये सॉलिड फॉर्म में होता है, जब ये क्या हुआ है 4HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो आपको ये देगा MnCl2, ये हमारा एक्वस फॉर्म में देगा, लिख लो, प्लस Cl2 हमारा गैस फॉर्म में देगा, प्लस 2H प्लस वाटर देगा, ये नीचे लिख लेते हो आप। ठीक है, अब देखो MnO2, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, MnO2 MnCl2 में देखो यहाँ पे O2 नहीं है, यहाँ पे Cl2 ऐड हो गया, मतलब O2 गायब हो गया हमारा। तो ऑक्सीजन का हटना या इट्स डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन किसका था, रिडॉक्स रिएक्शन का, सॉरी ऑक्सीजन का हटना किसका था,
ऑक्सीजन रिमूव होना मतलब रिडक्शन हो गया ना, यह एक रिड्यूक्शन हो गया, ठीक है। और इसमें HCl में देखो, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का हट गया। तो आपको डेफिनेशन में बताया गया है कि हाइड्रोजन जब रिमूव होता है किसी सब्सटेंस से, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो आप डेफिनेशन याद रखोगे तो आपको केमिकल रिएक्शन को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या हो रहा था, हमारा ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। तो हाइड्रोजन रिड्यूस होना इज ऑक्सीडेशन, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन हम लोग सीख चुके हैं। तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन खत्म हो गया। चलिए अब खत्म हो गया आपका रेडॉक्स रिएक्शन। अब आगे पढ़ते हैं, एक और हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि ये सारा रिएक्शन ही है, हमारे रिएक्शन का टाइप ही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, इस तरह क्या है, एक रिएक्शन का टाइप ही है। तो इसी तरह से क्या जो भी फेनोमेनन होते गया रिएक्शन में हम सीखते चले गए। तो अब क्या हो रहा है, अब रिएक्शन को में हमने देखा कि किसी किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है, किसी किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस बेस पे इस रिएक्शन का क्या किया गया, दूसरा नाम दे दिया गया। तो आप हेडिंग डाल लो एक्सोथर्मिक, और ये आपका बिल्कुल बेस है। ये आप 11th-12th में जाएंगे तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको बताया नहीं जाएगा, वहाँ पर आपको समझना है कि ये एक्सोथर्मिक हो रहा है या इंडोथर्मिक हो रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे सीख लेना है कि हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का डेफिनेशन क्या है, रिएक्शन कैसा होता है, इसका रूप कैसा होता है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसका। इसका एप्लीकेशन हम लोग 11th-12th में जाएंगे तो इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ये आप हेडिंग डालो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन का। अब पहले हम एक्सोथर्मिक सीखेंगे फिर इंडोथर्मिक सीखेंगे, ठीक है। तो अब पहले डाल देते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक, इस तरह से नोट बनाएंगे तो क्लियर वे में, आपका सिस्टमेटिक वे में स्टोर रहेगा दिमाग में। कोई भी चीज़ हमें कंप्यूटर में स्टोर करते हैं डेटा, तो क्या होता है, फोल्डर फोल्डर बनाते हैं ना, और फोल्डर में अपने डेटा को स्टोर करते हैं ताकि सिस्टमेटिक में हमारा डेटा रह सके। इसी तरह से यह एक प्रैक्टिकल, ये क्या है, एक तरह से प्रैक्टिकल है। हम क्या कर रहे हैं, बार बार किसी चीज़ को एक पैकेट फॉर्म में दिमाग में स्टोर करवा रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हेडिंग डाला एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक हम क्या होता है उसके बारे में, उस एक्सोथर्मिक में अब चीज़ स्टोर करवाते हैं। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट रिलीज। आपको इतने सारे रिएक्शन किया, उसमें क्या हुआ, किसी में रिएक्शन हीट किया, किसी में क्या रिएक्शन हीट, किसी रिएक्शन में हीट क्या हुआ, रिलीज किया, किसी में एब्जॉर्ब किया। जिसमें हीट रिलीज किया उसको एक्सोथर्मिक बोल लेंगे। जैसे आपको रेसिप्रेशन रिएक्शन थी, उसमें क्या हो रही थी, हीट रिलीज हो रही थी, तो उसको हमने क्या कहा था कि ये रेसिप्रेशन रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये याद रखना, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे हमने अभी हीट किया था कॉपर और ऑक्सीजन को, हीट करने के बाद क्या मिला था हमें, कॉपर ऑक्साइड्स मिला था। इसमें क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो इस तरह से इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हमने सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं। तो रिएक्शन विच, लिखो इसको, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, बस इतना काफी है। ठीक है, along with रिएक्शन इज क्या करता है, हीट रिलीज करता है, किसके साथ करता है, along with प्रोडक्ट के साथ। सिर्फ हीट रिलीज नहीं करता है कोई भी रिएक्शन होने के बाद, along with द फॉर्मेशन ऑफ, लिख लो इस तरह से, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर नॉन एज, या आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस तरह से लिख लो, ठीक है।
अब इस तरह से एक एग्जाम्पल था रेसिप्रेशन रिएक्शन जो हमारा बुक में लिखा हुआ है। रेसिप्रेशन रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है, क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इजी में लिख लो यहाँ पे। रेस्पिरेशन जो होता है हमारा, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में ये रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है बताए थे ना हम। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज बॉडी के ऑक्सीजन के साथ, जो हमारे बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है, उसके साथ रिएक्शन करके हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, ठीक है, और कुछ हीट रिलीज करता है। इसलिए इसको रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे भी, और आगे आगे आएगा तो हम पढ़ा देंगे इस रिएक्शन को, ठीक है। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल हो गया। और एक और एग्जाम्पल सीख लेते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ये तो कॉमन चीज़ है, ये सब जानते हैं हम लोग। हमारे गैस, एलपीजी गैस जो होता है हमारे घरों में यूज होता है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस हमारा बर्न करता है, जो क्या होता है हमारा CH4 मीथेन गैस प्लस, अगर ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन गैस ऑन करते हैं, ये हम बैलेंस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये CH4 ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होता है? जलना जाता है, और हमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, प्लस कुछ वाटर देता है, और प्लस कुछ हीट देता है। हीट क्या हो रहा है? रिलीज होता है। तो ये हमारा मीथेन हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सॉरी 10 कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों 1 घंटा का वीडियो तो बन चुका है अभी तक। मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ तक इस क्लास को करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो पढ़ लिए, इसका एग्जाम्पल भी कर लिए 1-2। अब आगे अगले क्लास में हम एंडोथर्मिक रिएक्शन करेंगे और उसका एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ख़त्म करेंगे। बाद में आपको कुछ थोड़ा सा बच जाएगा, इसका इफेक्ट क्या है, कोरोजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है, ये सब सीखेंगे विथ एग्जाम्पल्स, और बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो मैं आज इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग तैयार रहना, प्लीज़ नोट्स को पढ़ते रहना, और ध्यान रखना हर एक इक्वेशन को दिमाग में मेमोराइज करने का कोशिश करना। और ये नोट्स जो है प्लीज़ सिस्टमेटिक वे में बनाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, थोड़ा लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि दूसरों लोगों को हेल्प मिले जो पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन करवाऊंगा। मैंने पिछले क्लास में एक्सोथर्मिक करवा दिया था। मैं इस क्लास में आप लोग को इंडोथर्मिक रिएक्शन करवाऊंगा, उसका कुछ एग्जांपल करवाऊंगा। अगर आप ये क्लास आप देख रहे हो, आप लोग नए बच्चे हो, तो प्लीज़ आप पिछला क्लास हमारा सब देख लें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो। क्योंकि मैंने पूरे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को बहुत सिस्टमेटिक वे में करवाया है, विद एग्जाम्पल करवाया है, डेफिनेशन लिखवाया है। एक एक चीज़ पर मैंने मेहनत की है। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को भी लाइक कर दो, थोड़े सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा और ताकत मिल जाए, मैं और आप लोगों के लिए मेहनत कर पाऊँ, और मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हो कि हमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो मैं करूँगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इतना गुजारिश है आप लोगों से। तो इस वाले मैंने पिछले क्लास में जैसे कि बोला था, नेक्स्ट क्लास में हम एंडोथर्मिक रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लो, एंडोथर्मिक रिएक्शन लिख लो। अब इस एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, मैंने बताया था पिछले क्लास, अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज करता है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अगर किसी रिएक्शन में हीट के क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं, तो वो एक तरह से क्या हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जैसे हमारा फोटोलाइसिस क्या हो, फोटोलाइसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक प्रोसेस होता है जिसमें फोटो को हम क्लिक करते हैं, इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन करवाते हैं। क्या करते हैं, लाइट को, फोटोलाइसिस इसमें क्या होता है, लाइट को क्या करते हैं, लाइट को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें हीट एनर्जी क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस क्या हो रहा है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। जैसे आप देख लो,
तो इसका डेफिनेशन लिख लो। द रिएक्शन सिंपल सा चीज़ है, क्योंकि ये जब ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं किसी में हीट कैसे रिलीज करता है। अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक, किसी में एब्जॉर्ब हो रहा है एंडोथर्मिक। द रिएक्शन which occur by the absorption या absorb करता है, या एब्जॉर्बेशन नहीं बोल सकते, absorb, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, थोड़ी से या एनर्जी। तो एनर्जी या हीट अगर कोई भी एब्जॉर्ब करता है किसी भी रिएक्शन में, जैसे हमने फोटोलाइसिस के लिए क्या किया, एनर्जी क्या लिया, हीट, लाइट एनर्जी लिया, हीट या एनर्जी, लाइट एनर्जी लिया, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हैं इसमें डाल दो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ either in the form of light or electricity, light or electricity, ठीक है, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इजी के इजी में लिख लो, फोटोलाइसिस, इज एन एक एग्जाम्पल में एक रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो, जैसे मान लो हमने एक रिएक्शन लिया, मैंने जो मर्क्यूरी ऑक्साइड पे करवाते हैं, जो हमारा क्या हुआ HgO, ये हमारा सॉलिड होता है, इसको अगर हीट इसमें क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करवाते हैं, मान लो हीट, तो ये प्रोड्यूस होता है हमारा 2Hg, ये हमारा मर्क्यूरी बन जाता है। ये क्या हो रहा है, हमारे लिक्विड स्टेट में होता है, जो हमारे थर्मामीटर के अंदर होता है ना, जो मैनुअल थर्मामीटर होता है, उसमें क्या होता है, मरकरी तो भरा होता है लिक्विड स्टेट में, प्लस ऑक्सीजन देता है। तो ये एक, इसमें क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब करके एक रिएक्शन दिया हमारा मर्क्यूरी का। ये एग्जाम्पल हो गया, इसका मर्क्यूरी ऑक्साइड लिख लो, ठीक है। अब देखो NH4Cl, ये हमारा सॉलिड होता है। दूसरा एग्जांपल लिख लो, जब इसमें हीट डालते हैं तो ये रिएक्शन होगा कि हमें क्या दे रहा है, NH3 गैस प्लस HCl, ये हमारा गैस दे रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, अमोनिया, ये हमारा HCl तो पता ही है सबको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आप तो इसमें ये इससे तो फैमिलियर होगी, इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं। तो ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसको बता सकते हो ना। चलिए ठीक है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इस पर जोर नहीं डालते हैं, आगे चलते हैं। जो आपका लास्ट पॉइंट है, लास्ट कॉन्सेप्ट चीज़ सीखना है, वो है आपका इफेक्ट ऑफ दिस। जो इस रिएक्शन, इतना सारा रिएक्शन किया हमने, इतने टाइप का रिएक्शन किया, इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है हमारे एवरीडे लाइफ में, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे हेडिंग डाल लो और डालो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का अगर हम समझ लिए हैं क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ, हमारे एवरीडे लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसमें किस किस ये इम्पैक्ट हमारे
उसको आइडेंटिफाई करके एक नाम दिया गया, एक पहला नेम दिया गया है आपको, लिख लो, कोराजन। मैं 100% सिलेबस आप लोगों को कवर करवाऊंगा, एक एक चीज़ आपके टॉपिक का कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। कोराजन हो गया और एक आपका रेंसिडिटी हो गया। तो ये आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या है, हमारा इफेक्ट है। ये कोराजन और रेंसिडिटी अगर आपसे पूछा जाता है तो मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कोराजन क्या होता है, तो ये लिख लिया ना। तो अब एक चीज़ लिखते हैं, हम पहले कोराजन पे चलते हैं। देखो कोराजन ये होता है, ये एक तरह से इफेक्ट होता है, ये फेनोमेनन होता है। उसमें क्या होता है, मेटल जो होता है स्लोली जो क्या होता है, रिटर्न हो जाता है किसके द्वारा, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, वाटर है एंड केमिकल प्रेजेंट है, उसके द्वारा वो क्या होता है, खा लिया जाता है, मतलब रिटर्न किया जाता है। सिंपली में बस समझते हैं इसे, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वाटर है, केमिकल्स प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, क्या करता है, उसको खाने लगता है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली खाता है। तो उसे ही कहते हैं, इस वाले फिनोमिनन को ही बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, जैसे आयरन आर्टिकल, जैसे आयरन का आर्टिकल्स कोई बना हो गया, इसमें क्या होता है, रस्टिंग होने लगता है। ये पहले नया में क्या होता है, शाइनिंग होता है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट क्या है, इसका कोरोजन का ये तो इफेक्ट है। ठीक है, उस पर क्या होता है, जब थोड़े दिन के बाद क्या होता है, जब आयरन लाते हैं तो उस टाइम क्या हो रहा है, आयरन का मान लो एक नेल्स लाया है, वो क्या हो, उस टाइम तो नया होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, इस पर एक कोटिंग, रेडिश पाउडर टाइप का क्या कोटिंग होने लगता है। ये क्यों हो जाता है, क्योंकि ये कोरोजन के वजह से ही होता है। ये इसलिए होता है ताकि एटमॉस्फेयर में जो हमारा ह्यूमिडिटी है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, केमिकल्स प्रेजेंट है, वो क्या उससे क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है। और रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, उस पर एक वाइट जो रेडिश पाउडर का क्या होता है, कोट कर लेता है, जिसको कोराजन बोलते हैं। ठीक है, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कोराजन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कोराजन का डेफिनेशन क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, कोराजन, कोराजन द फेनोमेनन है। ये क्या फेनोमेनन है, लिख लो, फेनोमेनन। ड्यू टू which metal are slowly eaten by the reaction of, ये कैसे करता है, रिएक्शन ही तो करता है, by the reaction of air, water and chemical present in the atmosphere is called कोराजन। लिख लो, एग्जाम्पल क्या हुआ, आयरन आर्टिकल के रस्टिंग होना, रस्टिंग एक क्या है, प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा था, आयरन धीरे धीरे क्या हो रहा था, उस पर क्या हुआ, एक लेयर बनता जा रहा है, कोट बनता जा रहा है। तो रस्टिंग आयरन जो होता है क्या तरह का, किसका, कोराजन का ये इफेक्ट है। ठीक है, अब इसका इफेक्ट भी क्या होगा, अगर आप मान लो कोराजन हो रहा है, इसमें क्या इसका इफेक्ट है, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं ना अभी, हमने कोराजन जान लिया, केमिकल वाटर मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेजेंट होता है, उसके वजह से क्या हो रहा है, उसमें आयरन पे एक रेड पाउडर का क्या हो रहा है, रेडिश पाउडर का क्या हो रहा है, कोटेड हो रहा है, उसको बोलते हैं कोराजन। तो अब यहाँ पे डालते हैं इफेक्ट ऑफ कोराजन।
इफेक्ट ऑफ कोरोजन में क्या होता है, डैमेज कर देता है। कोई भी कोरोजन जो होता है, कोरोजन की वजह से क्या होता है, हमारा आर्टिकल जो होता है, आयरन का पार्ट जो होता है तो खराब हो जाता है, कार का बॉडी क्या होता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, जो आर्टिकल्स होता है आयरन आयरन से बना होता है वो क्या होता है, डैमेज होने लगता है। ठीक है, तो जो भी आयरन का बना हुआ चीज़ होता है वो उसका कोरोजन होने लगता है। तो कोरोजन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जो हमारा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, कोरोजन। तो कोरोजन के वजह से क्या हो रहा है, हमारा वो आयरन पार्टिकल जो वो खराब हो रहा है। ये एक कोरोजन एक तरह से ये जो कोरोजन रिएक्शन जो है, एक तरह से ये क्या हुआ, अच्छा रिएक्शन नहीं है। ये तो क्या है, हमारे पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, जब एल्युमिनियम के केस का बात करेंगे हम, एल्युमिनियम, तो इसमें लिख लेना आप लोग कि कोरोजन कॉजेज डैमेज टू द कार बॉडीज। ठीक है, शिप्स, जो हमारा आयरन का बना होता है, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स स्पेशली दोज विच आर मेड अप ऑफ आयरन। इसमें लिख लो कि आप कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स स्पेशली दोज विच आर मेड अप ऑफ आयरन। ठीक है, ये इफेक्ट ऑफ कोरोजन है। कोरोजन क्या होता है, टोटली वेस्टफुल होता है प्रोसेस इन द मोस्ट ऑफ द केसेस। मोस्ट ऑफ द केसेस में कोरोजन क्या है, हमारा बेकार चीज़ है। ये क्या करता है, हमारा पार्टिकल्स या आर्टिकल्स को क्या करता है, ये खराब करता है, ये कुछ अच्छा नहीं करता है। बट इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम का बात करेंगे हम, केस ऑफ एल्यूमिनियम, कोरोजन क्या करता है, इज द corrosion is not proof to be wasteful। मतलब जो एल्युमिनियम पर अगर कोट कर लेता है तो एक तरह से एल्युमिनियम का ये प्रोटेक्टिंग लेयर तरह काम करने लगता है। तो ये एल्युमिनियम के लिए क्या होता है, ज़्यादा वेस्टफुल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इफेक्ट ऑफ कोरोजन। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्या हो रहा है, इफेक्ट कोरोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा इफेक्ट आया था कोरोजन और रेंसिडिटी। तो अब अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रेंसिडिटी का। ठीक है, तो रेंसिडिटी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारे जो खाने पीने वाली चीज़ें क्या होता है, फैट होता है, ऑयल्स होता है, इसका क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, जैसे हमारा कोई भी चीज़ आप धूप में रख दो, खाने पीने की चीज़ क्या हो, थोड़ी देर बाद क्या होता है, ख़राब होने लगता है। तो ख़राब होने लगा मतलब उसके क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। आप तो डेफिनेशन पढ़े ही हैं, कोई भी चीज़ खराब हो रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। तो जो हमारे खाने पीने वाला सामान है उसमें क्या हो रहा था, ऑयल्स एंड फैट्स का क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, इन दिस प्रोसेस, इसका डेफिनेशन लिख लो, प्रोसेस स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। देखो फैट ये क्या होता है, वोलाटाइल्स होता है। वोलाटाइल क्या होता है, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल, जो वोलाटाइल आसानी से किसी चीज़ में मिल जाता है। हमारे मान लो आपका कोई गैस है वोलाटाइल हो गया, अगर वो गैस वोलाटाइल हो गया, सब्सटेंसेज है, तो क्या एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा, इसको वोलाटाइल। अगर नहीं मिक्स हो जाता है कंप्लीटली, उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। तो ये विच आर वोलाटाइल्स इन नेचर, लिख लिया। तो इन दिस प्रोसेस लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, हमारा खाना में क्या होता है, ऑयल्स होता है, फैट होता है, वह क्या आता है, प्रेजेंट इन फूड। इस तरह से लिखो, प्रेजेंट इन द फूड। आप साथ साथ लिखते चलो
तो उससे क्या होगा, मैं पढ़ भी रहा हूँ, खुद लिख भी रहा हूँ, तो आपका साथ साथ क्या होगा, नोट भी तैयार हो जाएगा। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझा भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। रिजल्ट क्या हो रहा है, द प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग, क्या होता है, इन द चेंज ऑफ स्मेल, इसका स्मेल एंड टेस्ट क्या हो रहा है, चेंज हो जाता है इन दैम। ठीक है, मतलब अगर ऑयल और फैट रिड्यूस हो जाता है, इसका क्या होता है, इसका स्मेल और टेस्ट क्या होता है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका रेंसिडिटी है। लेकिन इस चीज़ को हम ख़त्म प्रिवेंट कैसे करेंगे, अगर मान ले कोई चीज़ हो गया, आपको रिएक्शन हो गया, अब इसका प्रिवेंशन कैसे होती है, तो प्रिवेंशन होता है, तो लिख लो यहाँ पे, रेंसिडिटी प्रिवेंट, ये हेडिंग डाल लो। तो पहला मेथड क्या हो जाएगा, कीपिंग फूड मटेरियल इन द एयर टाइट कंटेनर। जो भी हमारा फूड मटेरियल्स होता है, जो मार्केट में आ रही है, क्या हुआ है, एयर टाइट कंटेनर में होता है। इसलिए होता था कि इसका फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन कम हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक रहे। इसलिए कोई भी आइटम फूड पैकेट जो होता है, वो क्या होता है, एयर टाइट के आता है। यहाँ पे लिखो, कीपिंग फूड मटेरियल इन द एयर टाइट। एयर टाइट कंटेनर। दूसरा लिख लो, हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं इसको, रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। ठीक है, और कोई भी अपना फूड पैकेट हो या खूब खाना हो, क्या करते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेट करके रखते हैं, ताकि वो ज़्यादा देर तक रह सकते हैं, फैट और ऑयल इसका ज़्यादा देर तक कंजर्व रह सके। ठीक है, और क्या करते हैं, जो हमारा चिप्स उस मार्केट में आती है, उसको क्या कैसे करते हैं, एयर टाइट तो होता ही होता है, बट एयर टाइट किसके वजह से होता है, वो अभी लिख लेते हैं। जो पैकेजिंग आइटम आइटम होता है हमारा, पैकिंग आइटम्स, पैकिंग ऑफ फूड जो होता है आइटम्स, लाइक पोटैटो, पोटैटो जो होता है, वेफर, पोटैटो वेफर इन द पैकेट, इसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेंट ऑफ एयर। और आपको पता है कि नाइट्रोजन हमारा क्या है, इनर्ट गैस है, वो क्या करता है, कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए बोला जाता है, जो पैकेजिंग ऑफ फूड्स होता है, उसमें हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ताकि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन को क्या करें, रिड्यूस करें। और क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, कीपिंग द कुक्ड फूड एंड द फूड मटेरियल इन द डायरेक्ट सनलाइट। हम सनलाइट में फूड आइटम का नहीं रखते हैं। ठीक है, तो अवॉइड करेंगे, क्या अवॉइड करेंगे, जो कुक्ड फूड है हमारा, कीपिंग इन सनलाइट, हम सनलाइट पे अपने बने हुए खाना को नहीं रखते हैं, इससे क्या होता है, वो खराब हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, और जो लास्ट और इम्पोर्टेंट है वो है, ये सब चीज़ करना है किसके बचाने के, रेंसिटी के इफेक्ट को बचाने के लिए। ठीक है, अब देखो, इन ऑक्सीडेंट, अगर मान लें हम पांचवा तरीका होता है एडिंग
इंटॉक्सीडेंट जो हमारा जैसे BHA है, ये इंटॉक्सीडेंट होता है, BHT है, ये क्या करते हैं हम ये मिला देते हैं। BHA तो हमारा है ब्यूटाइल लेटेड हाइड्रोक्सी एनसोल्स, ये इसकी नाम हो गया, नेम इसका ये है BHA का। और ब्यूटाइल लेटेड हाइड्रोक्सी, इसका नेम हो गया टॉल्यून्स। तो इस तरह से आपका ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पूरे का पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हमने इसके बेस जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कवर करेंगे, एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट को फिर से रिकॉल करेंगे और एक एक चीज़ को दिमाग में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो आपने इतने सारे कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का सीख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर देना प्लीज़, ताकि मैं नेक्स्ट में आपका नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपका तैयारी कर सकूँ मैं, ठीक है। फिलहाल इतना ही था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो जितने इक्वेशन है आपका जितने क्वेश्चन है आपके बुक का, NCERT बुक का, एक एक क्वेश्चन उठा के मैं करवा दूंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहे। और नोट्स आप तैयार करते रहो, नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो आप इस नोट्स को पूरे कंप्लीट पढ़ के आना, ताकि हम जब बताएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक केमिकल रिएक्शंस पढ़ने का तरीका है जो मैंने बताया है, जो मैंने नोट्स में लिखाया है, उसका पहले मैंने सिलेबस किया था और सिलेबस में आप देखना टिक करके आपको एक एक चीज़ मैंने कंप्लीट करवा दिया है, कुछ भी नहीं छूटा। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ये आप छूट गया है, ये आप मुझे करवा दीजिए, तो मैं वो करवा दूंगा आपको, ठीक है। बट मैंने कोशिश किया है कि आपका सिलेबस का एक एक चीज़ कंप्लीट किया जाए, और इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे तो ये आप जब नोट्स पढ़ के आओगे तो आप जब रिएक्शन क्वेश्चन करने बैठेंगे हम, तो आपको एक भी क्वेश्चन के लिए बाहर से कोई सोर्स की जरूरत नहीं होता। आपके दिमाग इनबिल्ट सोर्सेस इतने सारे हो जाएंगे कि आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आपको जय हिंद, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटा बटन जो है बेल आइकन वो ज़रूर दबा दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जब अपलोड होगी इस चैनल पे तो वो आपको मिल जाएगी, इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल्स, ठीक है। बाय, थैंक यू।